A very good morning, Jai Hind to all of you, and I welcome on my channel Dreamers IASPCS. And my name is हिमांशु सिंह एंड आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। उसका नाम है कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। जी हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति। हम बात करें अगर भारत के उपराष्ट्रपति की तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से लेके 71 तक उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। एंड उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, सो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ की हेडलाइंस आजकल क्या चल रही थी जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक लेके आना पड़ा। तो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया और ये जो रेजिग्नेशन दिया गया है इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 ए में है। इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 ए में किया गया है और ये रेजिग्नेशन जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो राष्ट्रपति महोदया को देते हैं, जो कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जी। और ये इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा अपना कार्यकाल कंप्लीट करने के पहले ही दे दिया गया है। और ये भारत के इतिहास में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कि दो और उपराष्ट्रपतियों ने जो इस्तीफा दिया है उसमें आप वीवी गिरी साहब का नाम देख सकते हैं और आर वेंकट रमन साहब का नाम देख सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी के द्वारा बनाई गई है इसने, और अपोजिशन पार्टी यानी कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की जो एक अलायंस पार्टी है उसे कहते हैं इंडिया अलायंस पार्टी। इन दोनों पार्टीज ने अपना अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अगर हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें तो इन्होंने सीपी राधाकृष्णन साहब को अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट घोषित किया है। और अगर हम लोग इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस ने बी सुदर्शन रेड्डी साहब का नाम वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए प्रपोज किया है, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो आइए हम लोग और आगे की बात करते हैं। हम बात करते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन साहब की। इनके बारे में आइए कुछ बातें हम लोग देखते हैं, इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। बेसिकली ही वाज फ्रॉम तमिलनाडु। यस, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी जब 1980 में शुरू हो रही थी, इससे पहले से ही ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ जुड़े हुए थे। और मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर देना चाहता हूं कि ये बीजेपी के पहले एक बड़े लीडर हुआ करते थे। 2 बार एमपी के पोस्ट पर भी कोयम्बटूर से ये रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये महाराष्ट्र के 24th गवर्नर हैं। इससे पहले ये झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं और इनके पास कुछ एडिशनल चार्जेस भी थे गवर्नर की पोस्ट पे रहते हुए, जैसे कि गवर्नर ऑफ तेलंगाना का भी एडिशनल चार्ज था और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी का भी इनके पास एडिशनल चार्ज था। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं बी सुदर्शन रेड्डी साहब के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, माननीय न्यायमूर्ति भी रह चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर हम अगर देखें तो मेनली ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और हम अगर इनकी शुरुआती लाइफ की बात करें तो 1990s के आसपास ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज अ एडवोकेट, एज अ काउंसिल रिप्रेजेंट कर चुके हैं ये। और साथ साथ में ये आपकी आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, वहाँ के लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ इनको आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में इन्हें न्यायाधीश भी बनाया गया और बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट का इन्हें चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किया गया। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी 2007 से लेकर 2011 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, ये बात कर ली हमने बी सुदर्शन रेड्डी साहब के बारे में। और जो
और जो एनडीए के हमारे कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, दोनों लोगों के बारे में हमने बात कर ली है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसमें अगर वैकेंसीज हो जाएं तो इसे कैसे रिफिल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली रहती है, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो है बीच में 60 डेज का गैप मैक्सिमम हो सकता है कि 60 डेज के अंदर अंदर आपको दूसरा उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। लेकिन 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 कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कुछ स्पेसिफिक जिक्र नहीं किया गया है कि अगर किसी उपराष्ट्रपति ने अपने टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले ही अगर इस्तीफा दे दिया या उनकी पोस्ट खाली हो गई तो उसके लिए कितने दिनों में इलेक्शन होगा। तो उसके लिए एक टर्म यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एज सून एज पॉसिबल, जबकि राष्ट्रपति के साथ ये नहीं होता। राष्ट्रपति के केस में नॉर्मली अगर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है तो उसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि 6 महीने के अंदर री इलेक्शंस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए होने चाहिए। ठीक है साहब, इसके आगे आते हैं हम। अगर इसकी और ज्यादा लीगैलिटी में जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव किया जाता है वो हमारे भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और इसके जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो दोनों हाउसेस जो हमारे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें दोनों में से किसी एक के जो सेक्रेटरी होते हैं वो एज अ रिटर्निंग ऑफिसर की तरह इसमें बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी डिस्प्यूट अगर रहता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही उसे रिजॉल्व करेगा। यही फाइनल अथॉरिटी है उसे रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। और अगर हम आर्टिकल 63 की बात करते हैं तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात करी गई है और वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर राष्ट्रपति कहा गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर वाइस प्रेसिडेंट के रोल्स की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के मेनली 2 रोल हैं। मैं यहां मेनली 2 रोल्स की बात कर रहा हूं। इनका सबसे पहला रोल है कि ये एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिहेव करते हैं, यानी कि राज्यसभा के ये अध्यक्ष होते हैं। और मेनली अगर मैं बात करूं तो इनको जो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे ही मिलती है। मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं इसमें कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की मीटिंग्स को उनकी अध्यक्षता करते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं इनकी दूसरे रोल की तो वो ये है कि अगर उपराष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो जाता है किसी भी वजह से, या तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति को अगर कोई दिक्कत है कि कोई हार्डी है, बीमारी है, कोई भी बात है और राष्ट्रपति अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में सक्षम नहीं है, तो उपराष्ट्रपति की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राष्ट्रपति की पोस्ट ग्रहण करें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टेम्परेली। और ये मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि मैक्सिमम उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की तरह 6 महीने से ज्यादा बिहेव नहीं कर सकता है। ठीक है साहब, हम लोग और आगे आते हैं। हम लोग अगर इलेक्टोरल कॉलेजेस की बात करें, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है, कौन कौन इनकी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर चाहे वो नॉमिनेटेड हो या चाहे वो इलेक्टेड हो, दोनों के दोनों लोग राज्यसभा और लोकसभा के सभी प्रकार के एमपी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राज्यसभा और लोकसभा के सभी प्रकार के एमपी, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर वो इलेक्टेड हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं और देते हैं। ठीक है। हम अगर इनके वोटिंग प्रोसेस की बात करें तो इनका वोटिंग का प्रोसेस जो राष्ट्रपति का होता है वही उपराष्ट्रपति का भी वोटिंग प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के केस में बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, वही इनके उपराष्ट्रपति के पोस्ट में भी होता है। ठीक है। और इनका इलेक्शन एक रिटर्निंग ऑफिसर कराता है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो दोनों हाउसेस में से किसी एक का सेक्रेटरी हो सकता है। ठीक है साहब, हम अगर बात करते हैं तो
टोटल अगर हम मेंबरशिप की बात करें हाउस की, तो लगभग 790 मेंबर्स इस समय हाउस में हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। मैं नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों की बात कर रहा हूं। तो आपको मैंने बताया कि टोटल जो हाउस की मेंबरशिप है वो लगभग 790 मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर, और उपराष्ट्रपति की पोस्ट पाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए हमें टोटल 395 प्लस 1 यानी कि 396 सीट्स चाहिए। और इस समय पे अगर हम बात करें दोनों पॉलिटिकल पोल्स की, तो एनडीए के पास टोटल अभी 392 के आसपास सीटें हैं और इंडिया अलायंस के पास अभी 310 के आसपास सीटें हैं, और दोनों ही पार्टी इलेक्शन को जीतने की बात कर रहे हैं। अब वो देखने की बात होगी कि दोनों पार्टी में से कौन जीतता है और कैसे जीतता है। आइए और आगे की बात करते हैं। हम लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें उपराष्ट्रपति के लिए, तो सबसे पहले जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 35 साल कम से कम होनी चाहिए, वो राज्यसभा का मेंबर होने की सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल भी उसे करनी चाहिए, और उसके पास किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जीतने के बाद अपने ऑफिस में घुसने से पहले उसे बाकी के सभी हाउस का, अगर वो मेंबर हो, कहीं से एमपी हो या एमएलए हो, तो उसे उस पोस्ट से भी रिजाइन करना पड़ेगा उपराष्ट्रपति का ऑफिस बियर करने से पहले। ठीक है साहब। इसके आगे की बात करें, हम अगर रिमूवल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो इनका रिमूवल जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है, और वो इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है पहले हम लोग अगर बात करें तो राज्यसभा में पास होना चाहिए, और फिर सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में पास होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब मैं बता दूं कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन हाउस एंड वोटिंग होना चाहिए लोकसभा में। तो अगर दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति का रिमूवल आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति के रिमूवल के लिए उपराष्ट्रपति को 14 डेज का प्रियोर नोटिस देना भी कंपलसरी है। इसके आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 जो कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, लास्टली हम लोग उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उसके बारे में इसमें दिया गया है, और यह भी बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 64 में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करूंगा, इसमें वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 65 में बात कही गई है कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की पोस्ट को टेम्परेली एक्सेप्ट करता है या काम करता है, उसकी बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। 67 में ऑफिस के ड्यूरेशन की बात की गई है, और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं आर्टिकल 69 में, जिसमें उपराष्ट्रपति के ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात की गई है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, और अभी जो न्यूज में चल रहे हैं मैटर्स, जो भी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ उसका भी आपको एक ब्रॉड आइडिया, एक रफ आइडिया मिला होगा। तो ड्रीमर्स आईएएस पीसीएस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ड्रीमर्स आईएएस पीसीएस को इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।